हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक नई यूनिट, दैट इज यूनिट 19, डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि यहाँ से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है पेपर में। तो इस यूनिट को ज़रूर से अच्छे से कवर करिएगा। और इससे पहले ऑलरेडी हम यूनिट 18 को कवर कर चुके हैं, तो अगर आप में से किसी ने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस का अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहती हैं यहाँ पे मैं रेगुलरली इन्फॉर्म करती रहती हूँ। ठीक है। और जहाँ तक रही बात आपकी पीडीएफ की, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी, तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अपने सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को याद होगा हमने डिस्कस किया था इंटरनेशनल मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस के बारे में, राइट? तो वहां पे हमने डेटा कलेक्शन की बात करी थी, है ना? और उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर में बात करी थी कि हम डेटा को 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। एक होते हैं हमारे प्राइमरी सोर्स और एक होते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्स। ठीक है। अब जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, चाहे हमने वो प्राइमरी सोर्स को यूज किया हो चाहे हमने सेकेंडरी सोर्स को यूज किया हो, उसके बाद जो प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है? डेटा का प्रॉपर एनालिसिस और उसका इंटरप्रिटेशन, राइट? तो डेटा को सिर्फ कलेक्ट करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, हम किस तरह से अपने डेटा को एनालाइज कर पा रहे हैं और उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डेटा एनालिसिस के बारे में। ठीक है। तो डेटा कलेक्शन, दो वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉट एन इन इटसेल्फ। Having collected the relevant data either from the primary source or secondary source or from both, the next important step in marketing research process is to analyze it properly and interpret it intelligently so that relevant inferences can be drawn and the marketing executive can initiate appropriate एक्शन। तो जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, उसको हमने प्रॉपरली एनालाइज कर लिया, इंटेलिजेंटली इंटरप्रेट कर लिया, तो ये किस में हेल्प करता है? हमको इन्फ्रेंसेस में हेल्प करता है। इन्फ्रेंस मतलब जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन तक आने में हमें हेल्प करता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारा डेटा रेलेवेंट नहीं होगा तो जो हम डेटा का एनालिसिस करेंगे, उसको जो जिस तरह से इंटरप्रेट करेंगे वो भी सही नहीं होगा, है ना? और जब हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं सही होगी तो जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो भी कहीं ना कहीं सही नहीं निकलेगा। ठीक है। और जब हमारा इन्फ्रेंस ही सही नहीं निकलेगा, हमारा कंक्लूजन ही एप्रोप्रिएट नहीं आएगा, तो जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है वो भी प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाएगा, है ना? तो आप देख रहे हैं कि सब चीजें कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है। डेटा को कलेक्ट करने से लेके फाइनल कंक्लूजन तक, फिर उसको मार्केट में किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, वहां तक डेटा का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसमें सबसे पहले अब डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है। अब जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, डेटा क्या होता है? कोई रॉ इंफॉर्मेशन होती है ना? कोई भी ऐसी चीज जो कि अभी प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं बनी है। तो हमने जब डेटा को कलेक्ट कर लिया तो ये डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रहता है, अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन रहती है। कुछ डेटा हमने कहीं से कलेक्ट किया, कुछ डेटा हमने कहीं से कलेक्ट किया। ठीक। अब उसके बाद हमको इस डेटा को प्रॉपरली एक ऑर्डर में, एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज करने की जरूरत होती है, ताकि हम अपने डिजायर्ड रिजल्ट तक पहुंच पाए और उसको इजिली इंटरप्रेट भी कर पाए। So in order to make the raw data meaningful, these must be classified on the basis of their different class, and the process by which the data is divided into different classes on the basis of their similarity or diversity is called classification. तो क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? जब हमने किसी डेटा को कलेक्ट किया, वो डेटा पहले कैसा था? अनऑर्गेनाइज था। ठीक है। उसको हमने एक ऑर्डर में अरेंज किया। अब इस ऑर्डर में हम किस बेसिस पे उसको अरेंज करेंगे? उसमें हो सकता है कुछ सिमिलैरिटी हो, है ना? कोई क्राइटेरिया होगा, उसी के बेसिस पे हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। और जब हम डेटा को प्रॉपरली क्लासिफाई कर देते हैं, उनको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं,
उसी को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन, हिंदी में जिसको कहते हैं वर्गीकरण, राइट। आई होप मैंने सही बोला है। तो अब प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं क्लासिफिकेशन की। सो इन द वर्ड्स ऑफ कॉर्नर, classification is the process of arranging things in groups or classes according to their resemblance or affinities and give expression to the unity of attributes that may subsist amongst a diversity of individuals. मैंने अभी आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया कि क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है। अगर कॉर्नर के वर्ड्स में बोला जाए तो क्लासिफिकेशन क्या है? किसी भी चीज को प्रॉपरली ग्रुप या क्लासेस में अरेंज करना अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस, है ना, कि सिमिलैरिटी के बेसिस पे, या फिर और कोई क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे वो सिमिलर हैं, या फिर उनको एक ग्रुप या एक क्लास में रखा जा सकता है, उसी को क्या कहा जाता है? क्लासिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है। Thus, classification is the process of grouping the observations according to their similarities of attributes and other features so as to present the mass of data in a comparable fashion. ठीक है। आई होप ये डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, क्लासिफिकेशन का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ठीक, चलो चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। अब देखिए कुछ चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर आपको किसी चीज की प्रॉपरली डेफिनेशन पता है तो वहीं से उसके फीचर्स या ऑब्जेक्टिव्स निकल के आ जाते हैं, ठीक। जैसे अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, क्लासिफिकेशन क्या मतलब होता है? जब हम किसी भी चीज को ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज या अदर फीचर्स, उसको हम क्लासिफिकेशन कहते हैं, राइट। अब हमने यहाँ पे क्या किया, जब किसी चीज को ग्रुप में या क्लासेस में डिवाइड कर दिया तो हमारे लिए चीजें ज्यादा सिंपल हो जाएंगी, है ना, सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ब्रीफ हो जाएंगी, ठीक। So the main objective of classification is to present data in a form that appears to be brief and simple. अब सीधी बात है, जब जो डेटा आपके पास बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से था, अगर आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर लिया, क्लासेस में ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, उनको सिमिलैरिटीज के बेसिस पे या अदर फीचर्स के बेसिस पे, तो आपके लिए वो डेटा को पढ़ना ज्यादा इजी हो गया या नहीं हो गया, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? यूटिलिटी। अब देखिए जब आपने डेटा को कलेक्ट किया था तब ये डेटा कैसा था? अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था, ठीक। तो आप उस समय उसको आइडेंटिफाई या डिफाइन नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटी है या नहीं है। लेकिन जब आपने अपने डेटा को प्रॉपरली क्लासिफाई कर लिया, उसको ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड कर लिया, तो वहां पे आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई कि आपके जो भी डाइवर्सिटी सेट ऑफ डेटा है उसमें कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी है। तो क्लासिफिकेशन यूटिलिटी को बढ़ाता है, मतलब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कितना ज्यादा यूजफुल है, कितना आपको हेल्प करेगा आपकी रिसर्च में, इसको डिफाइन करता है, ठीक। मतलब कहने का ये है कि आपके डेटा की जो उपयोगिता है वो बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टिंक्टिवनेस। अब जब हमने डेटा को कलेक्ट किया, उसको क्लासेस या ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारे डेटा में कितनी सिमिलैरिटी है, राइट। इसके बाद एक चीज और क्लियर हो जाती है, वो क्या, कि हमारे डेटा में कितनी ज्यादा डिसिमिलैरिटी है या फिर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से कितना अलग है, ठीक है। सो क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग द डेटा मोर डिस्टिंक्ट। सो आई होप यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरेबिलिटी। अब जब हमने डेटा को प्रॉपरली बाइफरकेट कर लिया, ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, तो हम इजीली उसको कंपेयर भी कर सकते हैं और आगे एस्टिमेशन भी लगा सकते हैं फॉर द फ्यूचर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? साइंटिफिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन फैसिलिटेट्स अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन अ साइंटिफिक मैनर which increases their reliability। अब जब डेटा को हमने प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर में क्लासिफाई कर लिया तो ये कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेगा इजीली हमारे रिजल्ट तक आने में। और जब हमने डेटा को क्लासिफाई कर लिया है तो ये इसकी रिलायबिलिटी को भी कहीं ना कहीं बढ़ा देता है ना। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज तरीके से रखी गई है या डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज है तो हम नहीं कह सकते कि वो कितना रिलायबल है। लेकिन जब हम उसको किसी फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं या फिर उसको किसी मैनर में अरेंज कर देते हैं सिस्टमैटिक वे में, तो वहाँ पे उसकी रिलायबिलिटी
बढ़ जाती है। ठीक, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है इसमें, अट्रैक्टिव इफेक्टिव। सो क्लासिफिकेशन मेक्स डेटा मोर अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मैं आपको कोई डिफरेंस प्रोवाइड कर दूं इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, वो ज्यादा अच्छा होगा या फिर एक टेबल के फॉर्म में जिस तरह से डिफरेंस लिखा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस, या किस चीज के बीच में डिफरेंस बताया जा रहा है उसको एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपरली दिया जाए, वो ज्यादा अच्छा होगा? तो मेरे ख्याल से आपका आंसर यही होगा कि जो टेबुलर फॉर्म में है, राइट? क्यों? क्योंकि आप इजिली उसको पढ़ सकते हैं, इजिली समझ सकते हैं, इजिली उसको कंपेयर भी कर सकते हैं, और वो पढ़ने में आपको कन्वीनियंट भी है, अट्रैक्टिव भी है और इफेक्टिव भी है। टू द पॉइंट आप तक बात पहुंच भी जाती है, जो मेन पॉइंट है, जो क्रक्स है उसका, वो भी समझ में आ जाता है। ठीक है, सो आई होप इस बात से आपको समझ में आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन की हेल्प से हमारा डेटा कितना ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है और कितना इफेक्टिव हो जाता है। ठीक, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं tabulation of data. Tabulation is a method of presentation of data. A statistical table is a systematic organization of data in columns and rows. Tabulation is the process of presenting data in a form of table. So I hope ये तो clear हो गया होगा। Definition देख लेते हैं। According to Kohner, tabulation involves the orderly and systematic presentation of numerical data in a form designed to elucidate the problem under consideration. So जब हमने अपने डेटा को प्रॉपरली क्लासिफाई कर लिया, ग्रुप्स या क्लासेस में उसको डिवाइड कर लिया, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आता है, अपने डेटा को टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और मैंने आपको बता ही दिया कि टैबुलर फॉर्म में अगर हम अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव भी होता है, और जो हमारी मेन प्रॉब्लम है या फिर जिस चीज के लिए हमने रिसर्च करी है, हमने जिस चीज से डेटा को कलेक्ट किया है, वो पिक्चर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक, तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टैबुलेशन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, टू क्लैरिफाई द प्रॉब्लम बाय सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स डेटा। जब हम किसी भी चीज को अगर टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो जो हमारा डेटा बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाता है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू प्रेजेंट द डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर। ठीक है, नेक्स्ट है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। नेक्स्ट पॉइंट है टू एनालाइज द डेटा बाय फैसिलिटेटिंग द कैलकुलेशन ऑफ एवरेजेस, डिस्पर्जन एटसेट्रा। अब जब कोई डेटा आपके पास टैबुलर फॉर्म में अवेलेबल है तो आप वहां पे इजीली उसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो कैलकुलेशन एवरेजेस का हो, चाहे डिस्पर्जन का हो। डिस्पर्जन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा डेटा है वो कितना ज्यादा डिविएट कर गया। ठीक है, हमारा जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट था उससे वो कितना ज्यादा डिस्पर्स हो गया, कितना ज्यादा डिविएट कर गया, उसको कहते हैं डिस्पर्जन। तो हम टैबुलर फॉर्म में अगर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इजिली उसका एवरेज या डिस्पर्जन देख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू फाइंड आउट द एरर्स। सीधी बात है कि अगर कोई भी चीज आप टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वहां पे आपको एरर्स को फाइंड करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टू क्लैरिफाई द क्वालिटीज ऑफ डेटा। इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा डेटा है उसकी क्या क्वालिटी है, मतलब कि कितना ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, कितना ज्यादा रिलायबल है, किस तरह का डेटा है, क्वालिटेटिव इन नेचर है, क्वांटिटेटिव इन नेचर है। इस चीज को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। ठीक है, आई होप ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए टैबुलेशन के भी। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ टैबुलेशन। सो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, सिंस डेटा आर रीअरेंज्ड इन अ टेबल with a title and a number, so these can be easily identified and used for required purpose. ठीक है, आई होप ये पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, tabulation makes the data brief, therefore it can be easily presented in the form of graphs. अब अगर हमारा डेटा टैबुलर फॉर्म में है तो वो इजिली हम उसको डिफाइन भी कर सकते हैं, और जब हम उसको इजीली डिफाइन कर सकते हैं तो हम उसको इजीली ग्राफ पे रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफ भी हमारे क्या होते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है टैबुलेशन मेक्स कॉम्प्लेक्स डेटा सिंपल एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड द डेटा, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है
This form of the presentation of data is helpful in finding mistakes. Next point है, tabulation is a very cheap mode to present the data. It saves time as well as space. और last point है हमारा, tabulation is a device to summarize the large scattered data, so the maximum information may be collected from these tables. So I hope ये point समझ में आ गए होंगे, बहुत ही easy हैं, एकदम clearly लिखे भी हैं और ऑब्जेक्टिव से कहीं ना कहीं थोड़े रिलेटेबल हैं, इसलिए आपको क्लियर भी हो गए होंगे. ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन. सबसे पहले मीनिंग की बात अगर करी जाए, तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग डेटा into different categories on the basis of nature, behavior और common characteristics. अगर tabulation की बात करी जाए, तो tabulation is a process of summarizing data and presenting it in a compact form by putting data into statistical table. I hope meaning तो एकदम ही clear हो गई होगी. Next point क्या कह रहा है, order की बात कर रहा है. तो classification में क्या होता है, आफ्टर डेटा कलेक्शन. ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि क्लासिफिकेशन हम कब करते हैं, जब हमने पहले डेटा को कलेक्ट कर लिया, जो डेटा हमारा अनऑर्गेनाइज था उसको ऑर्गेनाइज किया, क्लास में या फिर ग्रुप में डिवाइड करा, उसी के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं, या उस प्रोसेस को ही क्लासिफिकेशन कहा जाता है. ठीक, और टैबुलेशन कब किया जाता है, आफ्टर क्लासिफिकेशन. ठीक है, सो इसका क्या मतलब हुआ कि पहले डेटा को कलेक्ट किया जाएगा, उसके बाद डेटा को क्लासिफाई किया जाएगा और उसके बाद हम डेटा को टैबुलर फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं. ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अरेंजमेंट. क्लासिफिकेशन में हम डेटा को एट्रीब्यूट्स और वेरिएबल्स के फॉर्म में अरेंज करते हैं. वहीं अगर टैबुलेशन की बात करी जाए, तो टैबुलेशन में डेटा को कॉलम्स और रोज में डिफाइन किया जाता है. ठीक है, एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब हुआ, बेसिकली उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्वालिटी के बेसिस पे. ठीक है, अगर आप में से किसी को अगर एट्रीब्यूट्स का मतलब नहीं पता है, तो एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है किसी चीज की क्वालिटी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जब उसको क्लासिफाई किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, पर्पस. तो क्लासिफिकेशन में क्या बोल रहा है, टू एनालाइज डेटा. ठीक, और वहीं टैबुलेशन में क्या है, टू प्रेजेंट द डेटा. तो अगर क्लासिफिकेशन की बात करी जाए, तो क्लासिफिकेशन करने का क्या पर्पस होता है कि हम अपने डेटा को प्रॉपर्ली एनालाइज कर पाए. ठीक है, एक सिस्टमैटिक फॉर्म में उसको अरेंज इसीलिए किया जाता है ताकि हम समझ पाए कि हमारा डेटा क्या कहना चाह रहा है. और टैबुलेशन की बात करी जाए, तो टैबुलेशन किस लिए किया जाता है, क्या पर्पस होता है कि हम अपने डेटा को प्रॉपर्ली प्रेजेंट कर पाए. ठीक, लास्ट पॉइंट है इसका, बाइफरकेट्स डेटा इनटू कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज, और टैबुलेशन में हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स. तो क्लासिफिकेशन में डेटा को किस तरह डिवाइड किया जाता है, कैटेगरीज और सब कैटेगरीज के बेसिस पे, और टैबुलेशन में बात करी जाए तो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के बेसिस पे डेटा को बाइफरकेट या क्लासिफाई किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. तो अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेप्स ऑफ डेटा एनालिसिस, की डेटा को अगर हमें एनालाइज करना है तो हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करने की ज़रूरत है. सबसे पहले हमें डेटा की एडिटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद उसकी कोडिंग, फिर डेटा को कन्वर्ट करने की या डेटा कन्वर्जन की ज़रूरत होती है, फिर उसके बाद हम डेटा को एनालाइज करते हैं. और डेटा का एनालिसिस हम 4 तरीके से करते हैं. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, यूनिवेरिएट एनालिसिस होता है, बाईवेरिएट एनालिसिस एंड मल्टीवेरिएट एनालिसिस. और जब ये एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, फाइनली डेटा को इंटरप्रेट करते हैं या फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं. ठीक है, तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक, तो सबसे पहला स्टेप है हमारा एडिटिंग का. तो एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स एंड ओमिशंस. Data editing is a required step before the analysis of data is carried out. Editing ensures that the data is complete in all respect for subjecting them to further analysis. अगर डेटा एनालिसिस की बात करी जाए, तो एडिटिंग फर्स्ट स्टेप होता है हमारा डेटा एनालिसिस में. ठीक है, हमने जब अपने डेटा को कलेक्ट किया तो वो डेटा कैसा था, अनऑर्गेनाइज फॉर्म में था, उसको प्रॉपरली क्लासिफाई किया, टैबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी. तो हो सकता है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हो जो गलत हो गई हो, या फिर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हम वहाँ पे प्रोवाइड करना भूल गए. तो एडिटिंग मेजर रोल प्ले करती है हमारे डेटा एनालिसिस में. और जब किसी डेटा की प्रॉपरली एडिटिंग हो जाती है, तो ये कंसिडर कर लिया जाता है कि उस डेटा को अब फर्दर एनालाइज किया
जा सकता है। तो इसीलिए एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि एडिटिंग करते समय रिसर्चर को क्या चीजें ध्यान में रखने की जरूरत होती है। ठीक है, व्हाइल एडिटिंग द रिसर्चर मस्ट एंश्योर दैट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड। देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, लेजिबिलिटी ऑफ एंट्रीज। लेजिबिलिटी का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जो भी हमने डेटा प्रोवाइड किया है वो पढ़ने योग्य है, पढ़ने लायक है या नहीं है, या समझने लायक है या नहीं। जो भी उस डेटा को डिफाइन किया गया है, जिस तरह से डिफाइन किया गया है, वो सही तरीके से डिफाइन किया गया है या नहीं। ठीक, और अगर रिसर्चर को लगता है कि इस डेटा को प्रॉपरली रीड नहीं किया जा सकता, समझा नहीं जा सकता, तो उस डेटा को अपनी रिसर्च में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो द रिसर्चर should ensure that the data are legible in order to be used. If the entries are not legible or there is a doubt about the meaning of the entry, it should not be used. ठीक है, next point क्या बोल रहा है, completeness of entries. On a fully structured collection form, the absence of an entry is ambiguous. It may mean that the interviewer failed to attempt to obtain the data, that the respondent could not or would not provide it, or that there was a failure to record the collected data. देखिए, यहाँ पे सिंपली ये बता रहा है कि जो भी आपकी एंट्रीज हैं, जो भी आप एंट्रीज को अपनी रिसर्च में आगे यूज कर रहे हैं, डेटा को एनालाइज करने में यूज कर रहे हैं, वो एंट्रीज आपकी कंप्लीट फॉर्म में होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यूअर प्रॉपरली आपसे क्वेश्चनिंग नहीं कर पाया, आपके रेस्पोंडेंट से प्रॉपरली क्वेश्चनिंग नहीं कर पाया, उसको आंसर्स नहीं प्रोवाइड हुए, तो वैसी एंट्रीज को आपको अपने डेटा में यूज नहीं करना है। और हो सकता है ये फेलियर हमारा रेस्पोंडेंट की तरफ से हुआ कि रेस्पोंडेंट ने प्रॉपरली जवाब नहीं दिया, आंसर नहीं किया, क्वेश्चंस को इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करी। ठीक है, तो कहने का मतलब सीधा ये है कि जो भी एंट्रीज को हम यूज करें अपने डेटा एनालिसिस में, वो प्रॉपरली कंप्लीट होनी चाहिए, एम्बिगुअस एंट्रीज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, कंसिस्टेंसी ऑफ एंट्रीज। जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है, जो भी हमारी एंट्रीज हैं, उनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी एंट्रीज के बीच में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो वहां पे देखना पड़ेगा कि किस वजह से ये इनकंसिस्टेंसी आ रही है, या फिर दोनों में से कौन सी हमारी एंट्री करेक्ट है, इसको एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, the entries must be consistent. If one entry is inconsistent with another, there arises a question which of two is correct. Such discrepancies should be cleared up by questioning of the interviewer if possible. If they cannot be resolved, both the entries should be discarded. ठीक है, तो हमें ऐसा कोई भी डेटा अपनी रिसर्च में या अपने डेटा एनालिसिस में इन्वॉल्व नहीं करना है जिसमें कंसिस्टेंसी ना हो, स्थिरता ना हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है एक्यूरेसी। Apart from checking for omission, the accuracy of each recorded answer should be checked. A random check process can be applied to trace the errors at this step. The reliability of the data set would heavily depend on this step of error correction. While clear inconsistency should be rectified in the data sets, fake responses should be dropped from the data set. देखिए, जो डेटा हो सकता है हमने कलेक्ट किया है उसमें एक्यूरेसी ना हो। ठीक है, कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं जो कि फेक हो, जो कि हमारे डेटा से इंटरलिंक्ड ही ना हो, जो कि हमारी रिसर्च से रिलेट ही ना करते हो। तो ऐसे डेटा को हमें अपनी आगे फर्दर स्टडीज में कंसिडर नहीं करना है। सिर्फ उन्हीं डेटा को आगे कंसिडर करना है जिनमें एक्यूरेसी हो, कंसिस्टेंसी हो, जो डेटा हमारे रिलायबल हो। ठीक है, डेटा की रिलायबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, जब उसी पर्टिकुलर डेटा को कोई भी पर्सन स्टडी करे तो वो सेम रिजल्ट डिफाइन करे, सेम रिजल्ट दे, उससे उसकी रिलायबिलिटी का पता चलता है। ठीक है, तो जो भी डेटा को हम आगे स्टडी करना चाहते हैं या उसको एनालाइज करना चाहते हैं, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, और हमारा डेटा रिलायबल होना चाहिए, और जो भी हमारे फेक रिस्पॉन्सेज हैं उसको उस डेटा से हटा देना चाहिए। ठीक, आई होप इतना पॉइंट क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी, एडिटिंग की, और हमने डिस्कस भी कर लिया कि एडिटिंग में रिसर्चर को किन किन चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कोडिंग का। द एडिटिंग डेटा आर देन सब्जेक्टेड टू कोडिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन।
Coding process assigns numerals or other symbols to the several responses of the data set. It is therefore a prerequisite to prepare a coding scheme for the data set. सबसे पहले हमने क्या किया था, अपने डेटा को एडिट करा था. नेक्स्ट स्टेप क्या बोल रहा है कि हमें अब अपने डेटा को कोडिफाई करने की जरूरत है, कोडिफिकेशन करने की जरूरत है. अब ये कोडिफिकेशन कैसे होगा, चाहे हम उसमें न्यूमरल्स असाइन करते हैं उसको या फिर कोई सिंबल्स अपने डेटा को असाइन करते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोडिफिकेशन करना, कोडिफाई करना. ठीक. द रिस्पॉन्सेस कलेक्टेड इन अ डेटा शीट वैरीज. समटाइम्स द रिस्पॉन्सेस कुड बी द चॉइस अमंग अ मल्टीपल रिस्पॉन्स. समटाइम्स द रिस्पॉन्स कुड बी इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड समटाइम्स द रिस्पॉन्स कुड बी अल्फा न्यूमेरिक. अब देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करी जाए तो जो भी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट में सेल होते हैं वहां पे उन प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली कोडिफाई किया जाता है, मतलब उनको कोड प्रोवाइड किया जाता है. और ये कोड कौन प्रोवाइड करता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है. और जितनी भी कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व रहती हैं वो इन कोड्स को यूज करती हैं विद लिटिल मॉडिफिकेशन. किसी को लगता है कि अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत है तो वो उन कोड्स में कुछ मॉडिफिकेशन करती हैं, वरना उसको एज इट इज ही यूज करती हैं, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड कर रखे हैं. ठीक है. यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कोड्स को डिफाइन किया है. ठीक है, यहाँ पे मैं उसको मेंशन करना भूल गई हूँ, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ आपको. तो 2 कोड्स को डिफाइन किया गया है. एक है हमारा SITC कोड्स, दैट इज, इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल ट्रेड क्लासिफिकेशन. ठीक है. और दूसरा दिया है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड्स, दैट इज HS. ठीक है, ये किसने दिया है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किए हैं. और इन्हीं कोड्स को इंटरनेशनल ट्रेड में यूज किया भी जाता है विद लिटिल मॉडिफिकेशन. ठीक. और अगर इंडियन सिस्टम की बात करी जाए, जो इंडिया में कोड्स को यूज किया जाता है वो है HS के इक्विवेलेंट ही इंडिया में एक कोड बनाया गया है, जो कि है हमारा रिवाइज्ड इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड. ठीक है, इसको इंडिया में यूज किया जाता है. इसको एक बार आप अपने बुक से रीड भी कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. So at the recording stage itself, if some codification were done to the response collected, it would be useful in the data analysis. When codification is done, it is imperative to keep a log of the codes allotted to the observations. This code sheet will help in identification of variables and observations and the basis for such codification. तो जब डेटा को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जा रहा है और उस समय अगर कोई कोड्स को यूज किया जा रहा है तो उन कोड्स को डिकोड करने के लिए कोड शीट भी होनी चाहिए, जिसके थ्रू इजीली डिफाइन किया जा सके कि किस कोड का क्या मतलब है. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ कोड्स प्रोवाइड किए हैं इंटरनेशनल मार्केट के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करने के लिए. ठीक है, तो अगर आप उन कोड से फेमिलियर नहीं होंगे या फिर आपको उन कोड्स का मतलब नहीं पता होगा तो आप उनको कभी भी डिकोड नहीं कर पाएंगे. और अगर आप उन कोड्स को डिकोड नहीं कर पाएंगे तो आप प्रॉपरली डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो कोड शीट अवेलेबल होना जरूरी है अगर हमने कोई कोडिफिकेशन किया है तो. ठीक, आई होप ये समझ में आया. चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अब थर्ड स्टेप आता है हमारा डेटा कन्वर्जन. ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, एडिटिंग. दूसरा क्या आया, कोडिंग. तीसरा है हमारा डेटा कन्वर्जन. सो डेटा कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग data from a research project to a computer. As computers have become more sophisticated, data entry tends to be either instantaneous or in computer-assisted telephone interviewing or converted to magnetic media such as disk or tape for storage. आई होप ये पॉइंट तो काफी क्लियर हो गया होगा कि डेटा कन्वर्जन का क्या मतलब हुआ, कि जो भी हमारे पास डेटा है हमने उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि जो हमारे कंप्यूटर्स है वो काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है और वहां पे हम मैक्सिमम एंट्रीज को सेव कर सकते हैं, चाहे वो डिस्क के फॉर्म में हो, टेप के फॉर्म में हो. ठीक, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डेटा एनालिसिस. Analysis means a critical examination of the assembled and grouped data for studying the characteristics of the object. Data analysis summarizes the large mass of data into understandable and meaningful form. तो लास्ट स्टेप क्या है हमारा, डेटा एनालिसिस. जब हमने डेटा को प्रॉपरली एडिट कर लिया, उसको कोडिफाई कर लिया
डेटा को प्रॉपरली कन्वर्ट कर लिया डिजिटल फॉर्म में, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने डेटा का एनालिसिस। और ये एनालिसिस हमें क्या बताएगा, हम यहाँ पे क्या स्टडी करेंगे, जो भी हमारा डेटा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है। नाउ डेटा एनालिसिस कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, तो सबसे पहले है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। देखिए डिस्क्रिप्टिव का क्या मतलब होता है, बेसिकली किसी चीज की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस क्या हो गया, जब हम किसी भी डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उसका साइज, उसकी एफिशिएंसी, उसका कंपोजिशन, ये क्या कहलाता है, हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, सो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फिनोमेना अंडर स्टडी। Descriptive analysis provides us with profiles of organization, work groups, persons, and other subjects on any of a multitude of characteristics such as size, efficiency, composition, preferences, etc. So basically descriptive analysis क्या होता है, जब भी हम किसी डेटा के नेचर के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके फिनोमेना के बारे में जब स्टडी करते हैं, वो कहलाता है हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा यूनिवेरिएट एंड बाईवेरिएट एनालिसिस। ये नाम से समझ में आ रहा होगा, यूनिवेरिएट, यूनि का मतलब क्या होता है, वन, और बाईवेरिएट में बाई का क्या मतलब हुआ, टू। ठीक, तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में क्या होता है कि जब हम किसी एक वेरिएबल की स्टडी करते हैं, जब उसे कहते हैं हम यूनिवेरिएट एनालिसिस। सो यूनिवेरिएट एनालिसिस डिस्क्राइब्स द डेटा ऑन one variable. This includes measure of central tendency and measure of dispersion. ठीक है, वहीं अगर बाईवेरिएट एनालिसिस की बात करी जाए तो बाईवेरिएट मैंने क्या बताया, जब आप दो वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। सो इट डिस्क्राइब्स डेटा ऑन टू वेरिएबल्स। वंस द डेटा रिलेटिंग टू सिंगल वेरिएबल्स आर समराइज्ड and their pattern of distribution studied, the researcher's next task is to examine the pattern of relationship between the variables under study. Bivariate analysis includes correlation, regression analysis. देखिए यूनिवेरिएट एनालिसिस में क्या करते हैं, हम डेटा को सिर्फ एक वेरिएबल के बेसिस पे स्टडी करते हैं। ठीक है, इसमें क्या आता है, हमारा सेंट्रल टेंडेंसी आता है या फिर डिस्पर्शन आता है। लेकिन बाईवेरिएट एनालिसिस क्या होता है कि जब हम डेटा को दो वेरिएबल्स के साथ स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि पहले जो रिसर्चर है उसने स्टडी कर लिया हमारा पहला वेरिएबल। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि उस वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या रिलेशन है, इसको डिफाइन करना। और इसको कैसे डिफाइन करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। देखिए कोरिलेशन क्या मतलब होता है कि किन्हीं दो वेरिएबल्स में किस तरह का एसोसिएशन है, इसको डिफाइन करता है हमारा कोरिलेशन। ठीक है, और अगर रिग्रेशन एनालिसिस की बात करी जाए तो रिग्रेशन हमें बताता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किसी भी दो वेरिएबल्स में। कोरिलेशन हमें सिर्फ एसोसिएशन के बारे में बताएगा, लेकिन जो हमारा रिग्रेशन है वो कॉज और इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में डिफाइन करता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा कौन सा है, multivariate analysis. So multivariate analysis describes data on more than two variables. अब ये नाम से समझ में आ रहा होगा ना, multi मतलब दो से ज्यादा variables को जब हम कंसिडर करते हैं अपने डेटा में। So multivariate analysis involves simultaneous analysis of more than two variables. Multivariate analysis provides more complete explanation for complex phenomena and permits assessing relationship through statistical कंट्रोल। तो यूनिवेरिएट एनालिसिस में हमने एक वेरिएबल के बेसिस अपने डेटा को स्टडी किया, बाईवेरिएट एनालिसिस में हमने दो वेरिएबल्स के बेसिस पे अपने डेटा को स्टडी किया, और मल्टीवेरिएट में क्या होता है कि जब हम दो से ज्यादा डेटा को कंसिडर करते हैं, दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कंसिडर करते हैं डेटा को एनालाइज करने में, वो होता है हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब जब आप दो से ज्यादा वेरिएबल्स को कंसिडर कर रहे हैं तो आपके पास जो एनालिसिस होगा वो ज्यादा कंप्लीट होगा, ज्यादा ऑथेंटिक होगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको ज्यादा प्रॉपर डिफाइन होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ। और लास्ट स्टेप हमारा क्या आ जाएगा, इन्फ्रेंशियल या फिर इंटरप्रिटेशन एनालिसिस। तो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस इज कंसर्न्ड विद ड्रॉइंग इन्फरेंसेस एंड कंक्लूजन्स फ्रॉम द फाइंडिंग ऑफ रिसर्च स्टडी। Inferential analysis enables us to make decisions and draw conclusions from the study
which could otherwise not be feasible because of the size of the universe or of prohibitive cost of a census survey। तो लास्ट में क्या होता है, हम अपने डेटा को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने स्टडी करी है उसके बेसिस पे हम क्या कंक्लूड करते हैं, हमारी जो रिसर्च है वो क्या बताती है। ठीक है, तो आई होप ये स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर हम इसको क्विकली ब्रीफ करना चाहें तो क्या क्या स्टेप्स हैं हमारे डेटा एनालिसिस में। सबसे पहला क्या होता है हमारा एडिटिंग, नेक्स्ट स्टेप क्या आता है हमारा कोडिंग। ठीक है, थर्ड स्टेप हमने क्या बात करी, डेटा की कन्वर्जन की, और फोर्थ स्टेप क्या बोलता है हमारा डेटा का एनालिसिस, और लास्ट स्टेप क्या हुआ हमारा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और आज का हमारा सेशन यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसका आगे का टॉपिक जो कि है आपका रिपोर्ट राइटिंग। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेपर में हर बार क्वेश्चन आता है। डेटा एनालिसिस से मुझे तो नहीं लगता क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैंने जो पेपर को देखा एनालाइज किया तो मुझे कोई क्वेश्चन दिखा तो नहीं ऐसा डेटा एनालिसिस का, लेकिन फिर भी पढ़ाना जरूरी था क्योंकि पता नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए या क्या पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है तो पढ़ना भी जरूरी है, राइट। तो अब हम डिस्कस करेंगे आगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में अपने नेक्स्ट सेशन में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।